वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ASK क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली आपके सामने अब हम 2 नंबर और 3 नंबर के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ गए हैं जो आप सभी के एग्जाम में 2 तारीख को 100% देखने को मिलेगा। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप उन वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा और आगे के क्वेश्चंस को ही कवर करूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 28। अगर आप ASK क्लासेस के ओल्ड स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको जितने भी 27 क्वेश्चन मैं दिया हूं आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा, इस बात की गारंटी ASK लेता है। अब आगे क्वेश्चन को ठीक उसी प्रकार से कवर करेंगे, एक एक प्रश्न को समझेंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, यहीं पर मैं समझा दूंगा और यहीं पर आपके दिमाग में एक एक चीज़ बैठा दूंगा, ताकि हिंदी का जो वेटेज आपके दिमाग में बैठा है ना, हिंदी में मैं क्या करूंगा क्या करूंगी, तो वो अभी का अभी क्लियर होने वाला है। देखो हमारा 28वां नंबर कहता है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। और ये अंतर हमेशा 2 नंबर का पूछता है, तो केवल और केवल आपको 2 अंतर प्रिपेयर करना है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, हो सकता है ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी देखने को मिल जाए, इसलिए हमें 3 पढ़ना है। 3 में यदि 2 नंबर का है तो 2 अंतर लिखे आना है, बाकी 3 का आया तो 3 में 3 लिख देना। तो अंतर रटने से पहले सबसे पहले समझ लो यार कि लोकोक्ति और मुहावरे होती क्या है। देखो नाम से स्पष्ट है, लोकोक्तियाँ का मतलब होता है कि लोगों में प्रचलित उक्तियाँ, मतलब ऐसा कोई कथन, ऐसा कोई वाक्य जो लोगों में प्रचलित हो, लोगों द्वारा उपयोग किया जाता हो देसी भाषा में, उसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा शब्द जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाता हो, उसे हम मुहावरे कहते हैं। नहीं आया ना समझ में? अरे वेरी सिंपल यार, जैसे हमने बोल दिया किसी को नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब तुमसे नाचते आ नहीं रहा, तुमने उसको बोल दिया आंगन ही टेढ़ा है, तो ये आपका देसी भाषा है। लेकिन इसी को मैं थोड़ी मॉडरेट करता हूँ और बोलता हूँ 9 2 11 होना, तो इसका मतलब क्या होगा? भाग जाना। समझ रहे हो ना? तो किसी चीज़ का सिंपल सा यदि अर्थ समझ में आ जाए उसे लोकोक्तियाँ कहेंगे, और किसी चीज़ का सिंपल सा अर्थ ना समझ में आए या फिर आपको अर्थ आसान भाषा में निकालना पड़े उसे मुहावरा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में हिट किया होगा एंड डेफिनेटली अपने एग्जाम में अब अच्छे से लिख पाओगे। तो सुन लो भाई साहब, अब अंतर क्या होता है। अभी तो मैं केवल समझाया हूँ। देखो, जो लोकोक्तियाँ होती है एक पूर्ण वाक्य होती है, मतलब जो आपको कोई वाक्य बड़ा लंबा चौड़ा देखने को मिले वही तो लोकोक्तियाँ है। और जो मुहावरा होता है वो एक वाक्य नहीं बल्कि एक वाक्यांश होता है। ध्यान देना, एक वाक्य नहीं बल्कि एक वाक्यांश होता है। और लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जब लोकोक्तियों का यूज करते हैं तो वाक्य के अंत में यूज करते हैं, मतलब जब हमने कोई शब्द बोल दिया फिर अंतिम में बोल देंगे और चुप हो जाएंगे, यही तो लोकोक्तियां हैं। ठीक, लेकिन यहीं पर मैं बात करूं मुहावरे का, तो मुहावरे का यूज वाक्य के पहले किया जाता है। वाक्य के पहले ही उसे बोलते हैं, फिर उसका अर्थ निकाल कर तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। समझ गए? तो अंतर समझना, जो लोकोक्तियां होती है उसके अंत में ना शब्द बहुत कम आता है, लेकिन मुहावरे में अंत में ना शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने अभी बोला 9 2 11 होना, समझ रहे हो ना? अंतिम में क्या है? ना। लेकिन मैंने क्या बोला? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसमें तो ना नहीं आया। तो बस ये रहे आपके सामने 3 अंतर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 29वां नंबर कहता है शुक्ल युगीन निबंधों की 2 विशेषताएं लिखनी है। देखो, शुक्ल युग में जो कवि आए हैं उनकी कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता तो गंभीरता को प्रधानता दी है, मतलब कोई भी कविता कहानी लिखते थे तो बहुत गंभीर होकर लिखते थे, मजाक में नहीं लिखते थे। और ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, ज़्यादा फोकस मत करो। लेकिन मुहावरे लोकोक्ति अच्छे से कर लेना, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, दूसरा नंबर जनवादी चेतना की प्रधानता होती है। तीसरा नंबर हास्य व्यंग्य की प्रधानता होती है। तो ये हो गया आपके शुक्ल युगीन की 2 विशेषताएं। आगे देखते हैं तीसरा नंबर द्विवेदी युग निबंधों की 2 विशेषताएं। तो अगेन वही गंभीरता का समावेशन होता है, व्याकरण का यूज किया जाता है, कई सारे रसों का प्रयोग किया गया था। बस इस प्रकार से आप कुछ कॉमन रट लो। अगर आपके एग्जाम में कोई भी आ जाए, सिंपल सा कॉमन रट लो, लिख देना। पहला क्या है? पहले में तो सब में लिखना, चाहे कोई भी युग के बारे में पूछते लिख देना गंभीरता का समावेशन, ये पहला हो गया। दूसरा लिख दोगे व्याकरण सम्मत भाषा, मतलब जो भी यूज करते तो व्याकरण का यूज करके ही और कोई भी निबंध कविता कहानी लिखा जाता था। ठीक, तो ये चीज देख लो। तीसरा नंबर क्या लिख देना कि हमेशा ऐसे लिख देना कि रसों का प्रयोग। तो ये कुछ की पॉइंट होते हैं यार, ना भी आए ना कुछ लिख कर के आना, डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा, छोड़ के मत आना, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ओके, आगे देखते हैं 31वां नंबर, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, ये पूछा गया है। इसका आंसर मैं आपको लिखित तौर पर दे दूंगा, लेकिन फिर भी समझाना मेरा फर्ज है, तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। देखो क्या होता है, मेरा छोटा खेत कविता जो है
वहाँ पर अंधड़ विचारों की संवेदना और प्रेरणा का स्रोत है। ठीक, जो अंधड़ है वो संवेदना और प्रेरणा का स्रोत है, जो कि कवि गहराई में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और बीज क्या है? तो बीज वह विषय वस्तु होता है जो कवि की पूरी चेतना के साथ भाव में कला पक्ष सामंजस्य बनाते हुए शब्द को एक पंक्ति के रूप में देता है, उसे कहते हैं बीज। नहीं आया समझ में? सिंपल सा अगेन समझना, अंधड़ जो होता है वो विचारों का संवेदना होता है या फिर एक प्रेरणा का स्रोत होता है। लेकिन यहीं पर यदि बीज की बात करूं तो बीज एक ऐसा चेतना है जो कवि के संयोग में कला पक्ष का सामंजस्य बनाते हुए जो हमारा शब्द होता है, शब्द को एक पंक्ति के रूप में या फिर एक पंक्ति के रूप में उसे निखारता है, पंक्ति के रूप में बना के प्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं बीज। वैसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पर ऐड करना पड़ा। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादातर फोकस करना है तो 28वां नंबर प्रश्न, बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ के मत जाना। आगे देखते हैं 32वां नंबर, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। ये कहता है गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है, मतलब लेखक कहना क्या चाहता है। तो वेरी सिंपल यार, लेखक का कहना यह है कि चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और पानी के अभाव में पशु पक्षी मर रहे हैं, बस यही लेखक का कहना है। देखो आसान भाषा में समझा दिया हूं ना, बाकी आपको आंसर दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ को डाउनलोड करने का गोल्डन चांस मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं 33वां नंबर, कवित्व छंद की परिभाषा एवं उदाहरण बताना है कि आखिरकार क्या होता है कवित्व छंद। तो ध्यान से सुनना, माइंड को कंसंट्रेट करो। सबसे पहले जो कवित्व छंद होता है वो एक वार्णिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्ण पर यति होती है, बस यही तो होता है कवित्व छंद। मतलब कवित्व मतलब समझो एक कविता के तौर पर यार, कविता एक वार्णिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, आपको पता है कविता में भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 पर यति होती है, बस इतना सा आपको करना है। आगे देखते हैं 34वां नंबर, भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषता बताइए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एंड डेफिनेटली इसे छोड़ करके मत जाना। भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताएं तो मैं यहाँ पर 4-5 बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले कर्मठ, दूसरा सच्ची सेविका थी वो, तीसरा वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी भक्तिन। अरे नाम से स्पष्ट है भक्तिन, तो भक्तिन का मतलब क्या होता है? भक्ति करना, धार्मिक प्रवृत्ति की। तीसरा साधारण व्यक्तित्व था, भाई जो भक्ति करता है ना वो साधारण व्यक्तित्व में रहता है। कि कभी किसी देखे कि अगर कोई भक्ति मिलीन है तो एकदम फटा पैंट पहने, फटा शर्ट पहने और एकदम टोपी उपी लगा के छपरी टाइप से घूमे, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो ये लिख देना, साधारण व्यक्तित्व, धार्मिक प्रवृत्ति। तीसरा क्या लिखोगे? संघर्षशील महिला, वो बहुत संघर्षशील महिला थी, ठीक है, और सच्ची सेविका। तो मैंने यहाँ पर आपको 5 बता दिया, आपको लिखना केवल 2 है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35वां नंबर, भाषा की सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं 34 नंबर तक के सभी प्रश्न का उत्तर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस जगे। तो देख लीजिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 28 का उत्तर। मुहावरे और लोकोक्तियां में अंतर बाकायदे लिखित तौर पर है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे देखते हैं 29वां नंबर, ये उसकी विशेषताएं दी गई है शुक्लिक की, तो आप इसका भी फोटो खींच सकते हो। बाकी मैं तो ये कहता हूँ अब तो रटने की जरूरत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ यहीं पर तुरंत रट रहा होगा। 30वां नंबर देख लेते हैं, द्विवेदी द्वीप के बारे में पूछा गया था, तो ये रहा आपके सामने। 31वां नंबर देख लीजिए, ये रहा आपके सामने, तो प्लीज़ आप इसका फोटो खींच लीजिए और अपने बढ़िया जो फ़ोन का गैलरी होता है उसको भर लीजिए। बाकी PDF को आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से डाउनलोड कर लो। अच्छा, अगर मेरे से बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ यार, वहाँ पर डेली 9 बजे शाम और सुबह टेस्ट होता है, तो टेस्ट वहाँ पर डेली देना, डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा और 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस को वहाँ से कवर कर लोगे। और पूरे यूट्यूब चैनल पर 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको कोई नहीं बताता। यूट्यूब छोड़ो यार, पूरे स्कूल में भी आपको 1 नंबर क्वेश्चंस कोई नहीं बताया करते, बोलते हैं बेटा 1 नंबर क्वेश्चन देख लेना, लेकिन वो चीज़ ESK आपको दे रहा है टेलीग्राम पर, तो लिंक है, टच करो, देख लो। 10 क्वेश्चन डेली सुबह शाम मिलता है और 10 क्वेश्चन, ज़्यादा डोज नहीं है, 10 क्वेश्चन में आपका पेट भर जाएगा एंड डेफिनेटली एग्जाम में तीर मार दोगे, ठीक है। तो 32 नंबर के यहाँ पर देख लो, ये रहा इसका 32 नंबर, ये रहा 33 नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा 34वां नंबर। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 35वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ तो लें। देखो समझना ज़्यादा आसान होता है यार, रटना नहीं, रट लोगे भूल जाओगे, लेकिन समझ लोगे तो तीर मार जाओगे,
ठीक है। 35वां नंबर कहता है भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब होता है कि भाषा को केवल अपनी संप्रेषण का माध्यम है, मतलब किसी से बात करने का तरीका भाषा होता है। भाषा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैं तुमसे किस भाषा में बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी बातों को तुम अच्छे से समझ पाओ, वही तो भाषा है। सपोज करो कि अगर हम लोग अमेरिका में जन्म लिए होते तो हम तुमसे हिंदी में थोड़ी ना बात करते, हम तो इंग्लिश बोलते होते, छाने छाने ऐसा बात करता, फिर तुमको भी वैसे समझ में आता भाई, समझ रहे हो ना। तो भाषा की सहूलियत से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब ये है भाषा केवल अपने संप्रेषण का माध्यम है, ना कि हमारे विद्वनिता को प्रदर्शित करता है। हमको विद्वान नहीं बताता है कि यार कितने विद्वान है यार, वो विद्वान नहीं है भाई। जो बच्चा स्कूल गया है वो भी हिंदी बोलता है, जो नहीं गया वो भी बोलता है। तो भाषा केवल एक संप्रेषण है, ध्यान देना, यही लिख करके आना है और आंसर में भी यही लिखित मिलेगा आपको, देखना। तो अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि जब कोई वक्ता बोल रहा है तो श्रोता तक पहुंचे और वो स्पष्ट तौर पर समझ पाए, यही तो भाषा कहलाता है। जिस प्रकार से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं आपके दिमाग को हिट करना चाहिए, आपको रटना नहीं बल्कि आपके समझ में आना चाहिए, ताकि एग्जाम में फायर करो तुम। ओके, आगे देखते हैं 36वां नंबर, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। विरोधाभास अलंकार नाम से स्पष्ट है, विरोधाभास मतलब काव्य में जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी और हमें ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है, मतलब ऐसा कोई काव्य जिसमें विरोध ना हो लेकिन हमें ऐसा लगा विरोध हो रहा है, उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। कभी कभी होता है, कभी कभी हम लोग के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई हमारा विरोध नहीं करता लेकिन फिर लगता है यार वो मेरा विरोध करता है, ठीक, उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। ओके, बाकी इसका आंसर मैं आपको लिखित तौर पर दूंगा। यदि एग्जाम्पल चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर बता देता हूँ। ज्यों ज्यों बूंदे श्याम रंग त्यों तो उजला हुए, ठीक, ये एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी एग्जाम्पल कई सारे हैं, ढेर सारे में से कोई भी आप एक उठा के लिख सकते हो। आगे देखते हैं 37वां नंबर, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और मैंने पार्ट नंबर 1 का जो वीडियो लेकर के आया था उसमें आपके सामने आई थिंक वीर रस का, हाँ वीर रस का ही अच्छे समझाया था कि कोई भी रस पूछे तो किस प्रकार से लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप पार्ट नंबर 1 देखे होंगे तो हास्य रस समझाने की जरूरत नहीं है। और वैसे मैं स्किप भी करना चाहता हूँ, अगर कोई इसके का रेगुलर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली हास्य रस का डेफिनेशन वो स्वयं लिख लेगा। ओके, सो प्लीज इसे मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आगे देखते हैं 38वां नंबर, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माँ कसम खाए हैं एमपी बोर्ड वाले की क्वेश्चन हर साल देंगे और इस बार आप लोग के पेपर में प्रिंट हो चुका है। पेपर जल्द ही आप लोग के स्कूल में भी आ जाएगा, अभी कहीं नहीं आया पेपर, ठीक है, अभी आप सभी का पेपर भोपाल में रखा है। तो निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, तो वेरी सिंपल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को ही गद्य की कसौटी कही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नाम कैसे याद रखोगे, भगवान राम से नाम याद रखना कि हे भगवान राम। तो रामचंद्र शुक्ल ने गद्य को, निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि जो निबंध लेखन होता है ना अत्यंत दुष्कर कार्य है। निबंध लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। निबंध लिखो ऐसा कि लोग पढ़ें तो उसको मजा आए, ठीक, इसीलिए उन्होंने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। समझ गए, दिमाग में हिट किया, दिमाग में बैठना चाहिए जो मैं समझा रहा हूं तो। ओके, आगे देखते हैं 39 नंबर, नई कविता की कोई 2 विशेषता बताइए। तो पहला नंबर आधुनिकता की अभिव्यक्ति, दूसरा नंबर शिल्पगत नवीनता, तीसरा नंबर आधुनिक भाषा का प्रयोग। नई कविता में आधुनिक भाषाओं का प्रयोग हो रहा है और कई सारे भाषा को मिक्स करके और कविताएं अब लिखी जा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई कविता, पुरानी कविता पढ़ना, जो कोई कविता लिख देता था ना टोटल हिंदी भाषा में लिखा है, लेकिन अब तो उर्दू भी डाल रहे हैं, इंग्लिश भी डाल रहे हैं। जैसे गाने में कुछ भी गाना गा रहे हैं, हनी सिंह लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, तो बस वही चल रहा है नई कविता में भी। तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। नई कविता मतलब नए जनरेशन में जो चीज़ हो रहा है आप देख रहे हो उसे लिख देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, इस बात की गारंटी एएसके लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं 40वां नंबर, मानवीकरण अलंकार को परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। तो मानवीकरण का मतलब होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लो। मानवीकरण का मतलब जहां प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया का दर्शन होता हो। अगेन सुनना, जहां प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया का दर्शन होता हो उसे ही मानवीकरण अलंकार कहते हैं। एक एग्जाम्पल बोला है,
मैं आपको एग्जाम्पल नीचे दिखा दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से कई बार पूछा है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। बहुत सारे बच्चे ऐसा उनका मानना है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा सेम है। तो बेटा मैं आपसे कंफर्म कर देता हूँ, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में धरती आसमान का अंतर है। तो फिर समझो आखिरकार अंतर क्या है। राष्ट्रभाषा का मतलब ये होता है वे भाषाएं जिस भाषा से हमारे देश की कामकाज होती है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। लेकिन यहीं पर यदि मैं राजभाषा की बात करूं तो राजभाषा का मतलब वे भाषा जो हमारे राज्य में या फिर सरकारी काम के लिए हमारे राज्य की भाषा, समझना, हमारे राज्य की भाषा को राजभाषा कहते हैं और राष्ट्रभाषा मतलब हमारे देश की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारा राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, ठीक है। राष्ट्रभाषा जो होता है उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है क्योंकि पूरे देश में फैला होता है कोई राष्ट्र की भाषा। लेकिन यहीं पर मैं राजभाषा की बात करूं तो ये सीमित होता है यार, हर एक राज्य का अलग अलग राजभाषा है। जैसे मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश का तो हिंदी है, महाराष्ट्र की बात करूं तो मराठी, कर्नाटका तेलुगु, ठीक है, कर्नाटका का कन्नड़ है, तमिल का तेलुगु है, इसके अलावा उड़ीसा का उड़िया है, असम का असमिया है, ठीक। तो इस प्रकार सभी राज्य की अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में हिट कर रहा होगा। आ रहा है ना समझ में? देखो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा और भी आसान भाषा में प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। सो स्टूडेंट्स अब मैं थक चुका हूं भाई, सो वीडियो को एंड करना चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दो कि टेस्ट भी लगा लो। 1 नंबर का क्वेश्चन ASK टोटल फ्री दे रहा है और ASK अभी तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। अगर मेरे नाम से कोई आपसे पैसे मांगता है तो प्लीज़ मना कर देना, बोलना तुम मुझे कुछ मत दो। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है, आइए बात कीजिए और मुझे अपने समस्या बताइए, मैं डेफिनेटली आपका सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्द ही मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ जिसमें कवर करेंगे 42 नंबर से लेकर के और 54 नंबर तक के वे सभी क्वेश्चन, फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। सो जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी के लिए बाय बाय एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।